अब आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। झारखंड के देवघर में 3 मंजिला इमारत गिरने की खबर मिल रही है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। अब भी 5 से 6 लोग फंसे बताए जा रहे हैं। फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुराने भवन के निचले तल्ले में काम चल रहा था जब यह हादसा हुआ। झारखंड के देवघर में 3 मंजिला इमारत गिरी है। आप देखिए वहां के हालात तस्वीरों में। एक व्यक्ति की मौत की खबर, 5 लोगों को रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाला है। निचले तल पर पुराने भवन के काम चल रहा था। हमारे संवाददाता उत्तम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तम, यह हादसा कैसे हुआ, अभी वहां पर रेस्क्यू कैसे चल रहा है, सब बताएं विस्तार से। जी देखिए, हादसा आज पहले सुबह करीब 5:30 बजे पेश आया, क्योंकि ये एक पुराना मकान था। करीब 40-50 साल पुराना मकान है, जो कि पुराने तरीके से बना हुआ ये मकान था। और इसमें इसका जो निचला तल्ला था उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि इस मकान का कंस्ट्रक्शन पिलर पे नहीं हुआ था और ईंट के सहारे ही इसकी सारी कंस्ट्रक्शन हुई थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। और हादसा पेश आने के बाद तुरंत जिला प्रशासन की तरफ से एक मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी गई और जिला प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के एसपी और यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी सभी मौके पर मौजूद थे और उनकी देखरेख में ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक कुल 7 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि ये 3 मंजिला इमारत थी। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है इस हादसे में, जैसा कि उत्तम ने बताया, और वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड में न्यायिक आयोग की जांच तेज हो गई है और आज हादसे के पीड़ित परिवारों से आयोग के सदस्य मुलाकात करेंगे। इसके अलावा घटना के दौरान मौजूद अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यायिक आयोग को 2 महीने के भीतर हाथरस कांड की अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ वाले केस में भोले बाबा का राइट हैंड गिरफ्तार हो चुका है। हाथरस की कोर्ट ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को जेल भेज दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हाथरस कांड में आज क्या होने जा रहा है। आज के दिन हाथरस कांड में क्या होगा, ये हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। देखिए, पीड़ितों से मुलाकात होगी न्यायिक आयोग की टीम की और बयान दर्ज होंगे घटना स्थल पर जो अधिकारी मौजूद थे, एसडीएम, सीओ वगैरह, उन सब के। और आपको बताएं, घटना स्थल में मौजूद अधिकारी, एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, ये सब इनसे पूछताछ करेगा जांच आयोग और न्यायिक आयोग की टीम इनसे पूछताछ करके इन अधिकारियों से बयान दर्ज करेगी। ये आज होने वाला है। इस पूरे प्रक्रम में आज ये न्यायिक आयोग की टीम करेगी, अधिकारियों से पूछताछ करेगी। तो जो बाबा सूरजपाल अब तक छिपा हुआ था, जिसका पुलिस को सुराग तक नहीं मिल रहा था और न जांच एजेंसी उस तक पहुंच पा रही थी, वो हादसे के 5वें दिन यानी कल सामने आया। उसने चुप्पी तोड़ी और हादसे पर दुख जाहिर किया। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद बाबा तुरंत सामने क्यों नहीं आया। सवाल यह भी है कि क्या सेवादार देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा उसके हर राज का पर्दाफाश होने का उसको डर सता रहा है। ये वही बाबा है जिसके आश्रम में 2 जुलाई को सत्संग के नाम पर मौत का ऐसा खेल चला कि 121 लोगों की मौत हो गई। 5 दिन के बाद बाबा का मौन टूटा है। बाबा हादसे पर अफसोस जता रहा है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील
डॉक्टर वीपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत संबंधन से खड़े रहने का आग्रह किया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि बाबा 5 दिन तक क्यों चुप रहा, क्यों हादसे के तुरंत बाद सामने नहीं आया। आखिर इतने दिनों तक बाबा कहां छुपा रहा, क्योंकि पुलिस लगातार बाबा को तलाश कर रही थी, लेकिन बाबा नहीं मिला। क्या बाबा सही समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बाबा ने जो भी बयान दिया पढ़ कर दिया। ऐसे सवाल ये भी हैं, क्या बाबा के बयान की स्क्रिप्ट फिक्स थी? घटना के 90 घंटे बाद बाबा नहीं बल्कि बाबा का एक वीडियो आता है, जिसमें बाबा ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम अपने पीड़ित भक्तों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि बाबा 90 घंटे तक मौन क्यों रहा। क्या बाबा की स्क्रिप्ट फिक्स थी? क्या बाबा सही वक्त का इंतजार कर रहा था? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अभी तक बाबा पर कोई एफआईआर नहीं है। वहीं एक सवाल यह भी है कि बाबा सूरजपाल हादसे से कितनी देर पहले घटना स्थल से निकला था। क्या हादसा बाबा के सामने हुआ था? आयोजन का समापन करके 30 से 35 मिनट हो गए थे। उन्हें मंच से विदा होके समापन होके जा चुके थे। एक तरफ राइट साइड में महिलाएं होती हैं, लेफ्ट साइड में पुरुष होते हैं। असामाजिक तत्वों ने महिलाओं की साइड को टारगेट किया और उधर ही हड़दंब मचा, और जिसकी वजह से भगदड़ मची और सबसे अधिक महिलाएं आहत हुई हैं। दरअसल घटना के दिन एटा के टॉल पर बाबा के काफिले का सीसीटीवी सामने आया है। 40 सेकंड के सीसीटीवी में बाबा की पर्दे लगी गाड़ी साफ नजर आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज 2 जुलाई दोपहर 1:59 का है। काफिले में कुल 12 गाड़ियां दिख रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार से पता चल रहा है कि हादसे के बाद बाबा कितनी तेजी से निकला। बता दें कि घटना के दिन दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा के फोन की लोकेशन पुलिस को मैनपुरी आश्रम में मिली थी, लेकिन शाम 4:30 बजे बाबा का फोन बंद हो गया। वहीं बाबा के मौन टूटने और सामने आकर बयान देने पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि इस हादसे का सबसे बड़ा किरदार और देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। हाथरस हादसे के बाद मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। दोपहर में टेक्निकल सर्विलेंस से हाथरस पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि सत्संग कांड का मुख्य आरोपी मधुकर दिल्ली में एक निजी हॉस्पिटल में छिपकर अपना इलाज करा रहा है। आनन फानन में हाथरस पुलिस दिल्ली पहुंचती है। ठीक 7:30 पर हॉस्पिटल में दस्तक देती है और वहां इलाज के बहाने छिपा हुआ मधुकर पकड़ लिया जाता है। यूपी पुलिस उसे लेकर हाथरस के इसी पुलिस लाइन में रात 11 बजे पहुंचती है और तभी से उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन पेशे से इंजीनियर मधुकर पुलिस से आंख मिचौली कर रहा है, कोई सही जवाब नहीं दे रहा है और पुलिस उम्मीद कर रही है कि यही है जो बाबा का राज खोलेगा। पुलिस को देव प्रकाश मधुकर की तलाश क्यों थी, वो कितना अहम किरदार है, इसे इस बात से समझिए कि वो बाबा सूरजपाल का मुख्य सेवादार है। सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम का मुख्य आयोजन करता वही है। सत्संग के लिए 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंचे। हादसे के बाद बाबा को पहला फोन इसी ने किया था और सबसे अहम बात, पुलिस प्रशासन को इसने सही जानकारी नहीं दी। मतलब घटना के दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे 121 लोगों की जान गई, इसका बहुत कुछ मधुकर के बयान पर टिका है। यही वजह है कि आरोपी देव प्रकाश मधुर से पूछे जाने वाले बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जैसे
सवाल नंबर 1, बाबा के संपर्क में कब से था? सवाल नंबर 2, अब तक कहां कहां सत्संग कराए? सवाल नंबर 3, एक सत्संग करवाने का कितना बजट होता है? सवाल नंबर 4, इस सत्संग में तुम्हें कितने लोगों के आने का अनुमान था और ये बात तुमने बाबा को बताई थी या नहीं? सवाल नंबर 5, तुम्हारे हिसाब से सत्संग में कितने लोग पहुंचे थे? सवाल 6, इस बार सत्संग में चंदा कितना आया और क्या बाबा को इसकी जानकारी दी गई थी? सवाल 7, चंदे का हिसाब किताब कौन रखता है? सवाल 8, सत्संग में भगदड़ कैसे मची? सवाल 9, क्या सत्संग खत्म होने के बाद सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थीं? सवाल 10, हादसे के समय तुम कहां पर थे? सवाल 11, सत्संग में तुम्हारी तरफ से सुरक्षा में कितने लोगों को लगाया गया था? सवाल 12, सत्संग में क्या तुम्हारे हिसाब से असामाजिक तत्व थे और थे तो क्या तुमने उन्हें देखा था? सवाल 13, क्या तुम्हें भगदड़ के पीछे कोई साजिश दिखती है? सवाल 14, क्या किसी राजनीतिक दल से भी तुम्हारा वास्ता था? सवाल 15, क्या किसी राजनीतिक दल के नेताओं के संपर्क में बाबा था और था तो किस नेता का बाबा के दर पर ज्यादा आना जाना था? सवाल 16, क्या तुम्हारे सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की थी? सवाल 17, सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ की जानकारी तुमने नारायण हरि को कब दी और दी तो बाबा ने तुमसे क्या कहा? सवाल नंबर 18, नारायण हरि भागने के बाद कहां गया, कहां छिपा और अभी कहां है? सवाल 19, हादसे के बाद बाबा और तुम्हारे बीच कितनी बार बात हुई है? सवाल 20, अपनी फरारी के दरमियान तुम कहां कहां छिपे? सवाल 21, तुमने दिल्ली में कहां और किसके यहां शरण ली, किस किस से बात हुई? वो सवाल जो पूछे जाने हैं उसकी पूरी फहरिस्त अभी आपने देखी, वो सारे सवाल अभी हमने आपको दिखाए। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल रथ की सवारी करने निकलते हैं। पुरी में आज शाम 5 बजे रथ यात्रा की शुरुआत होगी और वहीं अहमदाबाद में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में भक्त रथ खींचने के लिए उमड़ते हैं। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ को खींचा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंगला आरती में भी शामिल हुए। पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा की भव्य तैयारियां हो गई हैं। सुबह से ही इस भव्य और दिव्य धार्मिक अनुष्ठान की शुभ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारी संख्या में श्रद्धालु पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उमड़ रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, पुरी और अहमदाबाद दोनों ही जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अहमदाबाद में ये रथ यात्रा कैसे निकल रही है, इस बाबत हमारे सहयोगी जैनेंद्र की एक रिपोर्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और पूरा अहमदाबाद, पूरा गुजरात भक्ति भाव में डूबा हुआ है और गुजरात की सड़कों पर उमड़ा हुआ है। देखिए, रथ यात्रा के साथ में तमाम झांकियां चल रही हैं और उन झांकियों में अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। भक्ति के रंग नजर आ रहे हैं, उल्लास के रंग नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि विश्व कप की उसकी झांकी भी नजर आई और ये देखिए भगवान कृष्ण की ये एक अलग से झांकी निकल रही है। तो अलग अलग झांकियां इस वक्त निकल रही हैं और भगवान जो है जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपने मंदिर से निकल चुके हैं अपने मामा के घर के लिए। और ये जो पूरी यात्रा होती है, इसी रथ यात्रा का इंतजार 1 साल किया जाता है और साल भर के बाद भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर में निकलते हैं। रथ आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर आ चुका है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मेरे साथ कैमरा पर्सन मेहरबान है। मेहरबान जी, जरा दिखाइए कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। ये अहमदाबाद का जमालपुर इलाका है जहाँ पर की प्राचीन जगन्नाथ मंदिर है। यहीं से भगवान की रथ यात्रा शुरू होती है और देखिए, सड़क पर तिल रखने की जगह नहीं है। जहां भी आप नजर डालेंगे वहां पर आपको भक्ति भाव में डूबे हुए लोग नजर आएंगे और इस पूरी व्यवस्था को
संचालित करने के लिए, संभालने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती है। पूरे मार्ग पर तकरीबन 10 किलोमीटर की ये यात्रा होती है एक तरफ से, और इसके बाद भगवान अपने मामा के घर पहुंचते हैं और फिर वहां पर कुछ विश्राम के बाद वापस अपने मंदिर के लिए रवाना होते हैं। और तकरीबन 20 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होती है, आने और जाने को मिलाकर, जिसमें पूरे दिन का समय लगता है। पूरा माहौल भक्ति भाव, कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ सराबोर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो रथ यात्रा चल रही है उसकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करते हैं एक बड़ी खबर से। हाथरस कांड से यह बड़ी अपडेट जुड़ी हुई है और खबर यह है कि राहुल गांधी ने, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने पत्र लिखा है और मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है अपने पत्र में कि यूपी सरकार ने जो मुआवजा घोषित किया है वो अपर्याप्त है, इसलिए मुआवजा बढ़ाया जाए और दोषियों को कठोर सजा दी जाए। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की हैसियत से राहुल गांधी ने यह चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है। यह देखिए आप, वो चिट्ठी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो मुआवजा देने की घोषणा हुई है वो अपर्याप्त है, यह बढ़ाया जाए। ये जो पत्र राहुल गांधी ने लिखा है लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, वो देख लीजिए आप। दुख की इस घड़ी में हम सभी की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवारों का साथ दें। देखिए पूरा पत्र इसी बात से उनकी शुरुआत होती है। भगदड़ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इस मामले में आपके हर संभव सहयोग के लिए कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं मैं स्वयं उपलब्ध हूं, ये भी कहते हैं वो। और उम्मीद है कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आप सहायता के संदर्भ में किए जाने वाले कार्यों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करेंगे। ये बात नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की हैसियत से राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है। हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, यह पत्र हमने दर्शकों के सामने रख दिया है जो राहुल गांधी ने लिखा है, और इसमें जो बात उन्होंने कही है वो भी हमने दर्शकों को बताई है। यह महत्वपूर्ण है कि वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, जो कि एक संवैधानिक पद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जो कि खुद एक संवैधानिक पद पर हैं, इस हादसे पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, एक नेता के तौर पर भी और हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता के तौर पर भी राहुल गांधी शुक्रवार को गए थे हाथरस और अलीगढ़, और जो पीड़ित परिवार हैं भगदड़ के, उनसे उन्होंने कुछ परिवारों से मुलाकात की थी और इसके बाद कल ये पत्र उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लिखा है। इस पत्र को अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने जारी किया है, सार्वजनिक किया है, और जैसा आपने बताया दर्शकों को कि दो प्रमुख बिंदु है इस पत्र में। पहला तो जो मुआवजा मिला है पीड़ित परिवारों को, उसे अपर्याप्त बताया है राहुल गांधी ने और बढ़ाने की मांग की है और तत्काल राशि प्रदान करने की मांग की है। घायलों के इलाज के मद्देनजर भी उन्होंने चिट्ठी में जिक्र किया है और साथ में राहुल ने पीड़ित परिवारों के हवाले से सीएम तक ये बात पहुंचाई है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो घटना के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और राहुल ने इसके साथ ही दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग भी की है। तो जाहिर सी बात है कि ये बात राहुल वहां अलीगढ़ जब गए थे, हाथरस गए थे, वहां भी उन्होंने मीडिया से की थी और इसके बाद एक औपचारिक तौर पर उन्होंने पत्र लिख करके अपनी जो भावना है वो और मांग जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। जी जैनेंद्र, शुक्रिया आपका। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी आखिर में कि वो स्वयं और कांग्रेस पार्टी के लोग किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उपलब्ध है। एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। शाहपुर के वाशिंद में भादसा नदी के किनारे सृष्टि फार्म हाउस में 150 पर्यटक फंसे हुए हैं और इन टूरिस्ट को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इसके बाद पर्यटकों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ के जवान ट्यूब बोट के जरिए पर्यटकों को वहां से निकाल रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बाढ़ और बारिश से ये जो संकट है उसकी तस्वीर आपके सामने। ठाणे में बारिश के बाद पर्यटक फंस गए, 150 इनकी संख्या, और इनको निकालने के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑरेंज जर्सी में जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनको आप देख सकते हैं। नम्रता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो इस रेस्क्यू के बारे में और जो कुछ वहां पर हुआ है उन सब के बारे में हमें विस्तार से बताने जा रही हैं। नम्रता, ये फंसे कैसे और ये रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है?
जी आपको बता दें कि रविवार का दिन है, यानी कि शनिवार को लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर छुट्टियां मनाने गए थे। थाने के शाहपुर में भादसा डैम यहाँ पर ये मौजूद है और यहाँ पर कई सारे फार्म हाउस हैं, तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए, बरसात का लुत्फ उठाने के लिए वहाँ पर पहुंचे। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही पालघर और थाने के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, यानी कि लगातार बीती रात से तेज बरसात जारी है, तो लोग वहाँ से निकलकर पास के नियर रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुँच पाए। इसलिए एनडीआरएफ की 2 टीम यहाँ पर पहुंची है, लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। 50 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और ऐसे में लगातार बरसात वहां पर जारी है तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए एनडीआरएफ ने अपनी एक और टीम को भादसा नदी के किनारे जो है वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। 150 लोग इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि सृष्टि फार्म के अलावा और भी कई फार्म यहाँ पर मौजूद हैं और लोग छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। रविवार का दिन था, शनिवार का दिन था, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट मैसेज को लोगों ने अनदेखा कर दिया। येलो अलर्ट की बात कही गई थी, उसके बावजूद लोग डैम के किनारे पहुंचे और यहाँ पर मुश्किल में फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ का जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो लगातार जारी है। 50 से ज्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और जो जरूरी सामान है वो लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। पास ही में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जाना मुश्किल हो गया, जिसके चलते लोग खुद से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लगातार हो रही बरसात के चलते जो कुछ पहाड़ के कुछ हिस्से हैं वो ट्रैक पर आ गए, जिसके चलते जो गाड़ियां हैं वो भी बहुत लेट चलने लगी। इसलिए एनडीआरएफ ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ना सिर्फ भादसा डैम की बात करें, आसपास बदलापुर और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बरसात जारी है, जिसके चलते मध्य रेलवे की जो ट्रेन हैं वो बहुत ज्यादा देरी से चल रही हैं, तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नवी मुंबई में बाढ़ की स्थिति बन गई है, सड़कों पर पानी जमा हो गया है, लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, उसका असर देखने मिल रहा है। मुंबई में फिलहाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बरसात जो है वो लगातार जारी है। जी शुक्रिया आपका नम्रता, आपने विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को कि वहां पर ताज़ा स्थिति क्या है।